रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और सर्दी की हल्की हवा मोहल्ले की सुनसान गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और आसमान पर बादलों के दरमियान से चांद कभी छुपता और कभी निकल आता था। इस खामोश रात में एक पुराने से घर की खिड़की से हल्की जर्द रोशनी बाहर आ रही थी, मगर इस रोशनी के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। इसी घर के एक कमरे में 13 साल का हस्सान फर्श पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी खस्ता हाल कॉपी थी जिसके किनारे मुड़े हुए थे और सफ़ों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे। उसने आहिस्ता से पहला सफ़ा खोला, जहां बचपन की मासूम लिखाई में लिखा था, मेरी प्यारी अम्मी। इस जुमले पर एक गहरी, बेतरतीब लकीर खींची हुई थी, जैसे किसी ने इसे मिटाने की कोशिश की हो, मगर यादें मिटाने से नहीं मिटती। हस्सान की आंखें इस जुमले पर ठहर गईं और चंद लम्हों के लिए उसके चेहरे पर वही बचपन वाली नरमी वापस आ गई, मगर अगले ही लम्हे वो नरमी एक खामोश दर्द में बदल गई। उसकी अम्मी को इस दुनिया से गए हुए 6 साल हो चुके थे। वो दिन आज भी उसे याद था जब घर में लोगों का हुजूम था, सबकी आंखों में आंसू थे और वो खुद एक कोने में खड़ा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी जैसे एक ही जगह रुक गई थी। वक्त गुजरता गया, मगर उसके अंदर की कमी कभी पूरी न हो सकी। हस्सान के वालिद अकरम साहब एक मेहनती मगर मसरूफ आदमी थे। अपनी बीवी के इंतकाल के बाद वो अंदर से टूट गए थे, मगर उन्होंने अपनी कमजोरी को काम में छुपा लिया। वो सुबह जल्दी निकल जाते और रात देर से वापस आते। घर के मामलात आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरों से ओझल होते गए। 3 साल बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। शुरू में सबने यही कहा कि अब घर संभल जाएगा, बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। सायरा, हस्सान की सौतेली माँ, एक सख्त मिजाज और कमगो औरत थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक संजीदगी रहती थी और उसके लहजे में नरमी कम ही महसूस होती थी। वो घर के कामों में बहुत मुनज्जम थी, मगर उसकी इस सख्ती का सबसे ज्यादा असर हस्सान पर पड़ता था। वो हर छोटी बात पर उसे टोकती, हर काम में उसकी गलती निकालती और अक्सर ऐसे जुमले कह देती जो सीधा दिल में जा लगते थे। हस्सान, ये क्या हाल बना रखा है तुमने कमरे का? उसकी आवाज अचानक कमरे में गूंजी और हस्सान चौंक कर हकीकत में वापस आया। वो फौरन उठा और इधर उधर पड़ी किताबें समेटने लगा। मैं अभी साफ कर देता हूँ, उसने धीमी आवाज में कहा। सायरा दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। हर बार यही कहते हो, मगर कभी कोई काम वक्त पर नहीं होता तुमसे, उसने सख्त लहजे में कहा। हस्सान ने सर झुका लिया। वो जानता था कि अगर वो कुछ कहेगा तो बात और बढ़ जाएगी। और ये जूते दरवाजे के बीच में क्यों रखे हैं? तुम्हें सीधे रखना नहीं आता? माफ कर दें, अभी ठीक कर देता हूँ। हस्सान ने फौरन झुककर जूते सीधे किए। सायरा ने एक गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई, मगर जाते जाते वो एक जुमला कह गई जो हस्सान के दिल में रह गया। न जाने तुमसे कब कोई काम ढंग से होगा। वो जुमला कमरे में गूंजता रहा और हस्सान कुछ लम्हों तक वहीं खड़ा रहा। शाम को जब अकरम साहब घर वापस आए तो वो हमेशा की तरह थके हुए थे। उन्होंने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गए। सायरा फौरन उनके पास आई और बोली, आपके बेटे का रवैया दिन बदन खराब होता जा रहा है। अकरम साहब ने थके हुए अंदाज में पूछा, अब क्या हुआ? बात नहीं सुनता, हर चीज बिखेर कर रखता है और जब समझाओ तो जवाब देता है, सायरा ने शिकायत भरे लहजे में कहा। अकरम साहब ने आवाज लगाई, हस्सान। हस्सान आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। ये सब क्या सुन रहा हूं मैं? अकरम साहब ने सख्ती से पूछा। हस्सान के दिल में बहुत कुछ था, मगर जुबान खामोश थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने आहिस्ता से कहा। सायरा फौरन बोली, देखा, अब झूठ भी बोल रहा है। अकरम साहब ने नाराजगी से कहा, हस्सान, आइंदा कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हस्सान ने सिर्फ सर हिला दिया।
उस लम्हे उसे शिद्दत से महसूस हुआ कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। रात को वो अपने कमरे में वापस आया और दरवाजा आहिस्ता से बंद कर लिया। बाहर से बर्तनों की आवाजें आ रही थीं, मगर अंदर एक ऐसी खामोशी थी जो उसके दिल को चीर रही थी। वो दोबारा फर्श पर बैठ गया और अपनी कॉपी खोली। उसने आहिस्ता से तस्वीर को छुआ और आंखें बंद कर लीं। अम्मी, अगर आप होती तो सब मुख्तलिफ होता, उसने दिल ही दिल में कहा। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और कॉपी के सफ़े पर जज्ब हो गया। उस रात उसने एक बात पहली बार शिद्दत से महसूस की। वो इस घर में रह तो रहा है, मगर उसका कोई अपना नहीं है। अगली सुबह फजर की अजान के साथ ही मोहल्ले में हल्की सी रोशनी फैलने लगी और रात की खामोशी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगी। मगर हस्सान के दिल के अंदर जो बोझ था वो वैसा ही भारी रहा। उसकी आंख देर से खुली, क्योंकि रात भर वो करवटें बदलता रहा था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो आहिस्ता से बिस्तर से उठा और बिना किसी आवाज के अपने कपड़े बदलने लगा ताकि किसी को उसके जागने का एहसास न हो, क्योंकि वो जानता था कि सुबह का हर लम्हा एक नई दान का सबब बन सकता है। अभी वो जूते पहन ही रहा था कि किचन से सायरा की तेज आवाज आई। हस्सान, कहाँ मर गए हो तुम? नाश्ता ठंडा हो रहा है। हस्सान फौरन उठा और तेजी से किचन की तरफ बढ़ा, मगर उसके कदमों में एक अनजाना सा खौफ शामिल था। वो कुर्सी पर बैठ गया और उसके सामने एक प्लेट रखी गई जिसमें एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी थी, जबकि मेज पर बाकी सबके लिए बेहतर खाना रखा हुआ था। उसने खामोशी से खाना शुरू किया, मगर हर निवाला जैसे उसके गले में अटक रहा था। सायरा ने उसे गौर से देखते हुए कहा, जल्दी खाओ और स्कूल जाओ, और हाँ, वापसी पर सीधा घर आना, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। हस्सान ने आहिस्ता से सर हिलाया और बिना कुछ कहे उठकर बाहर निकल गया। स्कूल उसके लिए एक आरजी पनाहगाह थी जहां कुछ देर के लिए वो खुद को नॉर्मल महसूस करता था, मगर आज उसका दिल वहां भी नहीं लग रहा था। उस्ताद की आवाज उसके कानों तक पहुंचती तो थी, मगर समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसकी नजरें बार बार खिड़की से बाहर जा रही थीं जहां बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे और बेफिक्र जिंदगी गुजार रहे थे। उसे महसूस हुआ जैसे वो इन सब से अलग है, जैसे वो किसी ऐसी दुनिया का हिस्सा है जहां खुशी सिर्फ दूसरों के लिए होती है। छुट्टी हुई तो सब बच्चे खुशी से शोर मचाते हुए बाहर निकल गए, मगर हस्सान आहिस्ता आहिस्ता अपने बस्ते को कंधे पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे, क्योंकि वो जानता था कि वापसी का मतलब दोबारा उसी माहौल में जाना है जहां उसके लिए कोई नरमी नहीं थी। जब वो घर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर गैर मामूली खामोशी थी। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर जैसे ही उसने कदम रखा, सायरा अचानक उसके सामने आ गई। अब आ रहे हो तुम? उसने तेज लहजे में कहा। हस्सान चौंक गया और घबरा कर बोला, मैं सीधा स्कूल से आया हूं। सायरा ने शक भरी नजरों से उसे देखा और बोली, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? वक्त देखो और फिर बात करो। हस्सान ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। वो वाकई मामूल से थोड़ा देर से आया था, क्योंकि आज वो रास्ते में कुछ देर बैठ गया था। मैं रास्ते में बैठ गया था थोड़ी देर, उसने सच बताने की कोशिश की। तो अब घूमने भी लगे हो तुम? सायरा की आवाज और सख्त हो गई। उसने गुस्से में हस्सान का बैग उसके हाथ से खींचकर जमीन पर फेंक दिया और किताबें फर्श पर बिखर गईं। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया जिसमें सिर्फ किताबों के गिरने की आवाज गूंजी। हस्सान झुककर अपनी किताबें उठाने लगा, मगर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो कुछ कहना चाहता था, मगर अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। आज के बाद अगर तुमने वक्त की पाबंदी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सायरा ने सर्द लहजे में कहा। इसी लम्हे दरवाजा खुला और अकरम साहब घर में दाखिल हुए। उन्होंने ये मंजर देखा तो उनके चेहरे पर हैरत आई। ये क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। सायरा फौरन बोली, आपके बेटे की आदतें बिगड़ती जा रही है, बात नहीं मानता और अब बाहर घूमने भी लग गया है। अकरम साहब ने हस्सान की तरफ देखा और कहा, यह सब सच है? हस्सान के दिल में एक तूफान उठा। वो चाहता था कि आज सब कुछ सच बता दे, हर बात, हर तकलीफ, हर वो लम्हा जब उसे तन्हा छोड़ दिया गया था, मगर उसके होंठ फिर भी बंद रहे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी गलती थी। अकरम साहब ने गहरी सांस ली और कहा, आइंदा ख्याल रखना।
वो अपने कमरे की तरफ चले गए और सायरा के चेहरे पर एक हल्की सी इत्मीनान की झलक आ गई। हस्सान वहीं खड़ा रहा। उसके अंदर कुछ आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था, मगर वो उस टूटने की आवाज भी किसी को सुना नहीं सकता था। उस रात वो अपने कमरे में लेटा छत को देखता रहा। उसके जेहन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि शायद इस घर में उसकी मौजूदगी ही सब मसलों की वजह है। मगर फिर उसने आंखें बंद कर ली और खुद से कहा कि वो अब मजीद कुछ नहीं सोचेगा। मगर दिल की बातें बंद आंखों से नहीं रुकती। इसी रात उसके अंदर एक खामोश फैसला जन्म ले चुका था, ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। उस रात के बाद हस्सान के अंदर कुछ बदल चुका था, मगर ये तब्दीली शोर के साथ नहीं आई थी, बल्कि एक गहरी खामोशी के साथ आई थी। वो पहले भी कम बोलता था, मगर अब उसने जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर बंद कर लिया था। अगली सुबह वो मामूल से पहले जाग गया। घर में हर तरफ खामोशी थी और बाहर हल्की सी रोशनी फैल रही थी। उसने आहिस्ता से अपनी अलमारी खोली और एक छोटा सा बैग निकाला। उसके हाथ बिल्कुल पुरसुकून थे, जैसे वो ये सब सोच समझ कर रहा हो। उसने अपने चंद कपड़े तह करके बैग में रखे, फिर वही पुरानी कॉपी निकाली जिसमें उसकी अम्मी की यादें थीं, और उसे बड़ी एहतियात से बैग के अंदर रख दिया। उसके बाद वो चंद लम्हों के लिए रुका और कमरे को गौर से देखा, जैसे वो उस जगह को आखिरी बार याद में बसा रहा हो। उसके दिल में कोई शोर नहीं था, न गुस्सा था और न ही शिकायत, बस एक खामोश सा खालीपन था। वो आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला। किचन की लाइट बंद थी, सायरा अभी सो रही थी और अकरम साहब का कमरा भी खामोश था। दरवाजे के पास पहुंचकर वो रुका। उसने एक बार पीछे मुड़कर घर को देखा। ये वही घर था जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां उसकी अम्मी की हंसी गूंजती थी, मगर अब वो सब सिर्फ यादों में रह गया था। उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला और बाहर निकल गया। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया, मगर उसने कोई रद्देमल नहीं दिया। दरवाजा बंद हो गया। सुबह जब सायरा जागी तो उसने मामूल के मुताबिक आवाज लगाई, हस्सान, उठ जाओ, स्कूल नहीं जाना क्या? कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा आवाज दी, मगर इस बार भी खामोशी रही। वो झुंझलाहट के साथ उसके कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोला। कमरा खाली था। बिस्तर सलीके से लगा हुआ था, अलमारी आधी खुली थी और एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में फैला हुआ था। सायरा के दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ। उसने फौरन पूरा घर देखा, मगर हस्सान कहीं नहीं था। इसी वक्त अकरम साहब भी जाग गए। जब उन्हें ये बात पता चली तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कहाँ गया वो? उन्होंने घबराकर पूछा। सायरा के पास कोई जवाब नहीं था। घर की खामोशी अब बेचैनी में बदल चुकी थी। इधर हस्सान शहर की सड़कों पर चल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में लोग अपने अपने कामों की तरफ जा रहे थे, मगर उसके पास कोई मंजिल नहीं थी। वो बस चल रहा था। चलते चलते वो एक पार्क के पास रुक गया। वो एक बेंच पर बैठ गया और अपना बैग अपने पास रख लिया। उसने आहिस्ता से अपनी कॉपी निकाली और उसे खोला। उसकी नजरें उसी जुमले पर जाकर रुक गईं, मेरी प्यारी अम्मी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार वो रोया नहीं। उसने आहिस्ता से कहा, अम्मी, मैं थक गया हूं। ये अल्फाज बहुत हल्के थे, मगर उनके अंदर बरसों का दर्द छुपा हुआ था। इसी वक्त उसके जेहन में अपने वालिद का चेहरा आया। उसे याद आया कि उसके अब्बू कभी ऐसे नहीं थे। वो उसे प्यार करते थे, उसके साथ वक्त गुजारते थे, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया था। उसने गहरी सांस ली। शायद उन्होंने कभी सुना ही नहीं, उसने खुद से कहा। चंद लम्हों बाद वो उठा। उसने एक बार फिर अपने इर्द गिर्द देखा, फिर बैग कंधे पर डाला, मगर इस बार वो भागने के लिए नहीं उठा था। वो वापस जाने के लिए उठा था। घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। दरवाजा खुला था और अंदर एक बेचैनी फैली हुई थी। जैसे ही हस्सान अंदर दाखिल हुआ, अकरम साहब ने उसे देख लिया। वो तेजी से उसकी तरफ आए और उसे मजबूती से पकड़ लिया। तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें अंदाजा है हम कितने परेशान थे? ये पहली बार था कि उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा खौफ था। हस्सान खामोश रहा, मगर इस बार उसकी खामोशी मुख्तलिफ थी। उसने आहिस्ता से कहा, अब्बू, मैं अकेला हूं यहां। ये अल्फाज सादा थे, मगर सीधे दिल में उतर गए।
अकरम साहब खामोश हो गए। कमरे में चंद लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई। सायरा भी दरवाजे के पास खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर पहली बार सख्ती के बजाय उलझन थी। हस्सान ने पहली बार सर उठाकर दोनों को देखा और कहा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। उसके ये अल्फाज उसके दिल का बोझ हल्का कर गए। अकरम साहब ने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। उस लम्हे उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने बेटे को सुना ही नहीं था। और कभी कभी सबसे बड़ा जुल्म मारना नहीं होता, बल्कि किसी की खामोशी को नजरअंदाज करना होता है। कहानी खत्म नहीं हुई थी, मगर एक नई शुरुआत जरूर हो गई थी।